अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप सबसे माजरत खां हूँ कि काफ़ी अरसा से हम कोई न्यू वीडियो अपलोड नहीं कर सके। इसकी वजह यह थी कि हम कुछ नागुज़ीर वजूहात की बिना पर नई वीडियोस बनाने से कासिर थे। आज से इंशाल्लाह मैं दोबारा कोशिश करूँगा कि बाकायदा तौर पर वीडियोस अपलोड की जाएँ। आज आपकी खिदमत में जो कहानी पेश करने जा रहा हूँ उसका नाम है 35 मिनट। हम लाहौर से इस्लामाबाद के लिए रवाना होने लगे और जहाज में बैठे। मैं कॉर्नर वाली सीट पर था और मेरा दोस्त मेरे साथ सीट वाली सीट जो खाली थी उससे अगली नशिस्त पर बैठा हुआ था। हमारे दरमियान वाली सीट बिल्कुल खाली थी। मैंने एयर होस्टेस से पूछा कि अगर आप हमें इजाज़त दें तो क्या मैं और मेरा दोस्त एक साथ बैठ सकते हैं। एयर होस्टेस ने मुस्कुराहट से जवाब दिया, जनाब ये सीट पहले से बुक है, आप मुसाफिर को आने दीजिए, हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं। अगर वो मुसाफिर माने तो आप आराम से साथ बैठ जाइएगा। टेक ऑफ से कुछ लम्हा पहले वो मुसाफिर आ गया। वो एक लहीम शहीम शख्स था और बहुत बुजुर्ग था, शक्ल से इंतहाई बीमार लगते थे और इंतहाई मोटे थे। मैंने इनको पेशकश की कि आप खिड़की वाली सीट ले लें और मुझे और मेरे दोस्त को एक साथ बैठ लेने दें, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और वो धप्स कर हमारे दरमियान बैठ गए। मेरा दोस्त तकरीबन सीट से बाहर निकल गया और मैं खिड़की के साथ फंस गया। मोटे आदमी इंतहाई मोटे और शक्ल से इंतहाई बीमार लगते थे। इसके अलावा वो मुंह खोल कर सांस ले रहे थे और उनके मुंह से नागवार किस्म की बदबू आ रही थी। सांस की आमदोरफ्त की वजह से बदबू हर तरफ फैली हुई थी। मुझे लगा कि मेरे से ये 35 मिनट नहीं गुजरेंगे और मैंने अपनी जेब से तस्वीर निकाली और वर्द करने लगा, लेकिन मुझे अपनी हड्डी पसली अलग अलग होती दिखाई दे रही थी। उस मोटे आदमी का वजन इतना था कि उस आदमी ने हमें बिल्कुल अपनी सीटों से बाहर कर दिया था। मैंने अपने दोस्त की तरफ देखा तो वो उस इत्मीनान से अपने मोबाइल को लेकर बैठा हुआ था और मुझे पता नहीं लग रहा था कि वो क्या कर रहा है। लेकिन उन बुजुर्ग साहब के आने के बाद हमारे दरमियान गुफ्तगू बंद हो गई। खुदा ही जानता है कि वो 35 मिनट मैंने किस तरह गुजारे और आखिरकार हम इस्लामाबाद के हवाई अड्डे पर लैंड कर गए। लैंडिंग के बाद जब हम खुदाफिज कहने के लिए बाहर आए तो मैंने अपने दोस्त से पूछा कि तुम्हारा सफ़र कैसा गुजरा। उसने कहका लगाया और कहने लगा, यार बहुत ही अच्छा गुजरा। मुझे बहुत देर से एक किताब पढ़नी थी लेकिन मुझे वक्त नहीं मिल रहा था। मैंने वो किताब डाउनलोड कर रखी थी और अब मैं अपने मोबाइल पर वही किताब बैठा पढ़ रहा था। मैंने अपने दोस्त से पूछा कि तुम्हारा सफ़र कैसा गुजरा। वो कहने लगा, मेरा सफ़र इंतहाई अच्छा गुजरा है। मैंने मोबाइल पर बहुत सी किताबें डाउनलोड कर रखी थी और उनमें से मैंने एक किताब पढ़नी थी। मैं वह किताब पढ़ता रहा। मैंने हैरत से पूछा कि तुम मोटे आदमी की बदबू से बेजार नहीं हुए। वो कहने लगा, मैं फिरों में हुआ था लेकिन फिर मैंने अपने आप को एडजस्ट कर लिया। मैंने कहा, तो क्या तुम उसके मोटापे से भी तंग नहीं आए। वो कहने लगा, मैं तंग जरूर आया था लेकिन मैं क्या कर सकता था। मैंने सिर्फ ये मालूम कर लिया कि हमें इस तकलीफ को कितनी देर सहना पड़ेगा और मुझे पता लग गया कि हमें ये तकलीफ सिर्फ 35 मिनट की है। इसके बाद मैं आराम से रिलैक्स हुआ और मैंने अपनी एक पसली मोटे की सीने में दी और आराम से उसके घुटनों पर कोहनी रखकर अपनी किताब पढ़ने लगा। मैंने उससे हैरत से पूछा कि तुमने ये काम कहाँ से सीखा। वो हंसकर बोला कि मैंने ये काम असल में अपने वालिद से सीखा है। मेरे वालिद हमेशा मुझे कहा करते थे कि आपको जब भी कोई तकलीफ आए तो आप उसकी एक्सपायरेशन डेट्स मालूम कर लें, क्योंकि दुनिया में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है, ना दुख ना तकलीफें ना खुशियाँ ना गम। हम आते हैं और हम चले जाते हैं। इसी तरह हमारी ज़िंदगी में लोग आते हैं और चले जाते हैं और तकलीफ़ें भी देते हैं और तकलीफ़ें आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती हैं। आप सिर्फ तकलीफ़ का दौरानिया मालूम करें और अपनी ज़िंदगी जारी रखें। वो बताने लगा कि छोटा होता जब मैं अपनी गली में क्रिकेट खेलता था तो हमारी गली में एक हमसाया आ गया। वो इंतहाई खड़ूस सा शख्स था, हर किसी से लड़ता था और जब भी हम क्रिकेट खेलते हमें डांटता, गालियां देता। कई बार उसने हमारी गेंद छीनी और हमारे बैट तोड़ दिए। मैंने अपने वालिद साहब को जाकर बताया तो वो कहने लगे कि ये तकलीफ आर्जी है
आप इस तकलीफ का दौरानिया मालूम कर लें। वो आज आया है, वो कल चला जाएगा, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी ख़राब मत करो। मैं चूँकि छोटा था, मैंने अपने वालिद साहब की बात नहीं मानी। मैंने कहा, वालिद साहब क्या मुझे एहतजाज करने का हक भी नहीं है? वालिद साहब ने कहा, तुम बिल्कुल एहतजाज कर सकते हो, लेकिन इस तरह तुम्हारी अपनी ज़िंदगी ख़राब होगी। लेकिन वालिद साहब की बात बिल्कुल ठीक निकली। वो हमसाया 2 माह के बाद वहाँ से चला गया और हमारा खेल जारी रहा। मेरे वालिद साहब बताते थे कि जब उनके बाप फौत हुए तो उनके चाचा ने उनके मकान पर कब्जा कर लिया। वह मकान विरासत में मेरे वालिद को मिला था। वालिद साहब ने पहले तो चाचा को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन चाचा ने मकान खाली करने से इनकार कर दिया। इसके बाद वालिद साहब ने कचहरी में मुकदमा किया और आहिस्ता आहिस्ता उसका पीछा करते रहे। वह मुकदमा तकरीबन 5 साल चला और वालिद साहब आहिस्ता आहिस्ता इस मुकदमे को 5 साल चलाते रहे और 5 साल के बाद वालिद साहब के हक में फैसला हुआ। लेकिन चाचा ने फिर घर खाली करने से इनकार कर दिया। चुनांचे वालिद साहब ने अब मलकियत का मुकदमा जारी किया, जो कि 2 साल तक चलता रहा। इस दौरान वालिद साहब के चाचा फौत हो गए और चाचा की औलाद ने तंग आकर वो मकान वालिद साहब को दे दिया। वालिद साहब कहने लगे कि मैंने पूरे 7 साल अपने चाचा को परेशान रखा, लेकिन मैं खुद परेशान नहीं हुआ। अगर मैं इनसे लड़ता तो मैं खुद जख्मी हो जाता और अपनी ज़िंदगी एंजॉय ना कर सकता। मैं इस दौरान अपने दफ्तर जाता रहा और अपने बच्चों को पालता रहा। वालिद साहब ने बताया कि उनको अपने सब्र का फल भी मिल गया, क्योंकि जब उन्होंने यह मकान विरासत में हासिल किया था तो यह सिर्फ एक मकान था, लेकिन 8 साल के अंदर अंदर वो गली कमर्शियल हो गई और वालिद साहब का मकान असली कीमत से 20 गुना महंगा हो गया। मेरे वालिद साहब मुझे हमेशा कहते होते थे कि तुम्हें जब भी कोई तकलीफ आए तब उसकी एक्सपायरेशन डेट मालूम कर लो और उसके बाद अपनी ज़िंदगी बहुत खुशी से एंजॉय करो। मैं बहुत हैरत से उसको देख रहा था। मैंने कहा कि हम ये कैसे कर सकते हैं? वो कहने लगा, तुम इस मोटे आदमी की मिसाल ले लो। वो कहाँ से आया, कहाँ गया, हमें कल ये याद भी नहीं होगा। ना ही उसको ये याद होगा कि हमारे साथ वो बैठा था। तुम्हारी और मेरी तकलीफ़ें आर्जी हैं और आर्जी तकलीफ़ों की वजह से अपनी पूरी ज़िंदगी ख़राब करने की ज़रूरत नहीं होती। या तो तुम अपने स्टॉप पर उतर जाओगे या तुम्हें तकलीफ देने वाला अपने स्टॉप पर उतर जाएगा। इसके बाद हमें अपनी ज़िंदगी एंजॉय करने से रहना चाहिए। वो ये कहकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। लेकिन वो दिन और आज का दिन, मुझे जब भी कोई तकलीफ हुई या मुझे जब भी कामों में कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ा तो मैं अपने दोस्त की हमेशा यही बात याद कर कर उस तकलीफ के दौरानिया मालूम कर लेता हूँ और आज तक बहुत ही खौफनाक चीज़ों से इसी तरह गुजर गया हूँ। मेरी आपसे भी यही गुजारिश है कि जाने दीजिए तकलीफ़ों को और जाने दीजिए तकलीफ़ें देने वालों को। ये ज़िंदगी 4 दिन की है और इस ज़िंदगी को सिर्फ अपनी तकलीफ़ों का सोच सोच कर ज़ाया मत कीजिए। या तो आपको तकलीफ़ें देने वाला अपने स्टॉप पर उतर जाएगा या आप खुद अपने स्टॉप पर उतर जाएंगे। इसके साथ ही कहानी इख्तिताम को पहुँची। अगर आपको हमारे चैनल पर दिखाई जाने वाली वीडियोस पसंद आती हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।